सो दोस्तों, हमेशा की तरह एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ आपके सामने एक नई कहानी, नया किस्सा लेके। एक्चुअल में इसको आज हम नया तो नहीं कह सकते क्योंकि इसका पहला पार्ट आपने कल देख लिया। ये उसी का दूसरा भाग है जो मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि केशव भोसले की बाकी की कहानी मैं आपको दूसरे एपिसोड में सुनाऊंगा। तो जब कल हम जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से हम शुरू करते हैं। उसमें थोड़ी सी डिटेल मैं कल वाले में के ऐड कर दूं। बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कि जो गोल्ड या रिस्ट वॉचेस जो स्मगल का गुड्स आई थी राजभवन में, वो छुपा के कैसे रखी गई थी। वो छोटा सा बता के फिर उसकी आगे की कहानी शुरू करते हैं। हुआ कुछ ऐसे कि जब वो सोना समुंदर के रास्ते से राजभवन के तट पे लाया गया, सोना और रिस्ट वॉचेस, उसमें सोने के बिस्कुट भी थे, तो उनको जब राजभवन में रात को अंधेरी रात में जब उसको अनलोड किया गया, उसको छुपा के रखने की रात को बड़ी प्रॉब्लम थी। सुबह सुबह तो निकालना था, रात को गाड़ी राजभवन से बाहर जा नहीं सकती थी। तो मोडस ऑपरेंडी ये थी कि जो मुलाजिम रात की शिफ्ट करके सुबह घर जाते हैं, उनके हाथ से, उनके पर्सन पे वो सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके बाहर निकाली जाएं, क्योंकि एक दिन पहले जो गवर्नर के राजभवन के मुलाजिम ने जो व्हीकल देने से इनकार कर दिया था, जो तकरार केशव भोसले और उस सबलिस्ट में हुई थी, उसके बाद ये दूसरा तरीका अपनाया गया कि कैसे उन घड़ियों को और सोने के बिस्कुटों को राजभवन के बाहर कैसे निकाला जाए। तो राजभवन का जो पीछे वाला गेट था, जो समुद्र की तरफ लगता था, जहाँ से वो सामान अंदर लाना था, उसके साथ जो एक थोड़ी दूरी पे एक बंगला है, वो अफ़गानिस्तान के राजदूत जो थे इंडिया में, अफ़गानिस्तान की एम्बेसी का वो बंगला था, जहाँ उनके डिप्टी जो उनके जो एम्बेसडर होते हैं, डिप्टी हाई कमीशन और स्टाफ वहाँ पे रहता था। तो उनके कुछ सिक्योरिटी गार्ड उनको भारत सरकार ने प्रोवाइड किए थे उनकी सिक्योरिटी के लिए। और उसी तरह जो राजभवन का समुद्र की तरफ गेट था, वहाँ पे SRP के जवान लगे हुए थे, जो हमारी महाराष्ट्र की स्टेट रिजर्व पुलिस है। तो वो कोई 18-20 जवान थे टोटल। अब देखिए कितना बड़ा इनका जाल फैला हुआ था। वो जो जवान थे वो 12-12 घंटे की या 8-8 घंटे की ड्यूटी पे आते थे। तो और क्योंकि वहाँ पे खाने का बंदोबस्त नहीं, अपना खाना साथ में लाते थे, टिफ़िन बॉक्स डब्बे थैले में डाल के लाते थे। और जो पुलिस के जवान थे और उनकी बाहर निकलते समय तलाशी भी पुलिस वाले लेते थे। तो केशव भोसले और उसके साथियों ने क्या किया, रात को वो जो घड़ियाँ थी, कीमती घड़ियाँ और बाकी का सामान, उसको इन्होंने, वो जो गार्ड अपना डब्बा लाते थे, टिफ़िन बॉक्स जिसको बोलते हैं, उनके डब्बों में भर के, वो जो थैला साथ में लाते थे हाथ में पकड़ के ट्रेन पे, बस पे, उनको वहाँ पे जो पेड़ थे, पेड़ों पे डब्बे लटका दिए थे कि ऐसे ही एक मुंबई में चलता है, आप कहीं भी देखिए किसी बड़े आदमी के घर जो गार्ड होती है उसके पीछे जो दरख्त होते हैं, वहाँ पे उनका खाने वाने के और अपने कपड़े के जो सिविल के ड्रेस साथ में लाते हैं, वो दरख्त के साथ लटका देते हैं, क्योंकि और कोई उनको कोई खूंटी या कोई अलमारी वगैरह तो मिलती नहीं है अपना सामान रखने की। तो दरख्तों पे इसलिए लटका देते हैं कि वो सेफ रहता है। नीचे पड़ा होगा तो को आते जाते किसी का पाँव लगेगा, या नीचे पड़े वैसे बुरे लगते हैं, कोई उठा के बच्चे जो लोग या कोई चोर लोग उठा के भाग भी सकते हैं। तो वो काफ़ी सारा सामान जो निकाल नहीं सके, वो बची हुई घड़ियाँ और सोने के बिस्कुट जो थे, वो टिफ़िन बॉक्स में भर के उनको कपड़े के बैग में डाल के उन दरख्तों से उसी तरह लटकाया गया था जैसे रोज़ वहाँ पे उनके खाने के डब्बे लटका करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी एक चालाकी वाली बात थी कि इतने कीमती सामान को, और वो लोग जब अपना डब्बा लेके सोचा ये तक जब बाहर जाएंगे तो रोज़ की तरह आते हैं, रोज़ जाते हैं, कोई चेकिंग तो करता नहीं है, तो बाहर निकल जाएंगे, बाहर उनसे सामान जो है वो कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो उसकी जो रेड मारी थी वो पुलिस के लोगों ने जब उनको पकड़ा, तो उनसे ये सब बरामद हुआ। जो सामान बचा हुआ था, एक कंसाइनमेंट पहले निकाल ली थी, बचा हुआ सामान जो था वो उन सिपाहियों की जो गार्ड ड्यूटी पे थे उनके खाने के डब्बों में मिला। ये बात मैंने कल की ऐड करनी थी।
और दूसरी बात जो आगे 84 के बाद वो शख्स पॉलिटिक्स में सरगर्म रहा। शरद पवार की पार्टी जो थी एनसीपी, उसको ज्वाइन किया। उसके पहले वो जो AR अंतुल्ले था, उसके टाइम पे वो खेड़ जिले का यूथ कांग्रेस का सेक्रेटरी भी बनाया गया था। तो पॉलिटिक्स में वो सिपाही की नौकरी छोड़ने के साथ साथ वो छोड़ने के बाद वो अपना नया काम शुरू करने के चक्कर में पॉलिटिक्स में सक्रिय था। उसके बाद वो एनसीपी छोड़ के कांग्रेस में आया। कांग्रेस पार्टी में उसको ज़्यादा भाव नहीं दिया गया। वो छोड़ के उसने वापस इंडिपेंडेंट तौर पे जो रामदास कदम, जो एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे शिवसेना के, उनके खिलाफ असेंबली की इलेक्शन लड़ी एज एन इंडिपेंडेंट खेड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी से। खेड़ कॉन्स्टिट्यूंसी मुंबई के नज़दीकी पड़ती है, गोवा के रास्ते में पड़ती है, कल मैंने आपको बताया था। तो ये उसका वहाँ का पॉलिटिकल कैरियर जो शुरू हुआ। इलेक्शन तो हार गया, लेकिन क्लाउड उसकी वजह से उसको बड़े बड़े पत्रकारों से भी दोस्ती हो गई, सरकारी अफसरों से और दोस्ती हो गई, और जो बड़े पॉलिटिशियन थे उनकी निगाह में आ गया। तो इसका वो जो पॉलिटिक्स का धंधा होता है, लोगों के काम करवाने, किसी का सोशल वर्कर बन जाना, वो काम करवाने, उसका पेशा चलता रहा। और बात पहुंचती है 2009 तक। 2009 के मार्च महीने की 5-6 तारीख तक। इन द मीन टाइम वो जो मैंने हमने जिक्र किया था कल की एपिसोड में कि उसकी बीवी आशा भोसले ने जो सुप्रीम कोर्ट में राम जेठमलानी को लेके इसकी डिटेंशन के खिलाफ अर्जी दी थी, वो आशा भोसले की कुछ समय के बाद अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो उसके कुछ समय के बाद उस आशा के 3 बच्चे थे। बड़ा राजेश था, छोटा गणेश, और तीसरी उसकी एक बेटी थी जिसका नाम उषा था। उसके बाद काफ़ी एक समय गुजरने के बाद केशव भोसले दूसरी शादी करते हैं, और उस दूसरी बीवी से इनकी एक बेटी पैदा होती है। वो उनके साथ रहती है। और जो बालकेश्वर में मैंने कल बताया था, जिस चावल में जहाँ पे वो बाप दादा के टाइम से रहता था, और उसके पड़ोसी कौन थे, जिस एरिया में वो चौल थी, सबसे बड़े पड़ोसी शरद पवार, उसके साथ भोगी लाल प्राणलाल, जिनका बहुत बड़ा विंटेज गाड़ियों की कलेक्शन है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी। उसके अक्रॉस द रोड समुंदर से लग के CBI का बहुत बड़ा ऑफिस वाइट हाउस बिल्डिंग में है, और उसके आगे राजभवन है। तो बिल्कुल इनके घर के नज़दीक हाजी मस्तान का बॉम्बे गराज हुआ करता था। तो उस इलाके में एक चौल का होना वो एक प्राइम प्रॉपर्टी गिना जाता था। चौल की कीमत भी बिल्डिंगों के बराबर की थी, क्योंकि एरिया बड़ा पॉश है। तो कुछ 20 साल पहले, तकरीबन तभी के ये 2009 का किस्सा, उसके 20 साल पहले वो चौल जो थी वो रीडेवलप हुई थी। जो लोग उस चौल में रहते थे सबको उस नई बनी बिल्डिंग, जिसका नाम शायद मानसरोवर था, अगर मुझे बराबर याद हो तो, शरद पवार के घर के बिल्कुल सामने अक्रॉस द रोड, तो मानसरोवर बिल्डिंग खड़ी की गई 7 फ्लोर की। सबको उसमें घर दिए गए, क्योंकि जो केशव भोसले की फैमिली थी उसके 3 रूम थे उस चौल में, उनको 3 फ्लैट मिले। तो केशव भोसले ने क्या किया, अपनी बीवी की, पहली बीवी की मौत के बाद इसने दूसरी शादी जो की, उसके साथ जो फर्स्ट फ्लोर पे 2 फ्लैट थे उनको एक कर लिया, ज्वाइंट करके उसकी दीवार वगैरह तोड़ के उस घर को बड़ा कर लिया। उसमें अपनी दूसरी बीवी और बेटी के साथ रहते थे। और जो 3rd फ्लोर पे एक फ्लैट था, तीसरा फ्लैट, वो छोटे बेटे को दिया हुआ था, गणेश को, जिसकी 28 साल की उम्र उस समय उसकी एज थी। और तीसरा जो बेटा था, बड़ा राजेश, वो नरपिंसी रोड में कहीं और किसी जगह पे रहता था, उसका अपना ठिकाना था कोई। तो इस तरह से ये फैमिली रहती थी। और 2009 के जो श्राद्ध होते हैं हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ, जो घर के जो मेंबर मरे होते हैं उनकी हर साल उनका श्राद्ध किया जाता है, कोई पाठ पूजा की जाती है, उनको याद किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है। तो इसकी पहली बीवी का श्राद्ध था, और उसका एक छोटा सा फैमिली पूजा, फैमिली फंक्शन उस 1st फ्लोर वाले घर में रखा गया, क्योंकि वो बड़ा घर था, 2 घरों को मिला के
एक फ्लैट बनाया गया था। तो उसमें जब पूजा शुरू होती है तो जो दोनों बेटे हैं जिनकी माँ का श्राद्ध मनाया जा रहा था, जो सेरेमनी की जा रही थी, उन्होंने नोटिस किया कि माँ की तस्वीर नहीं है। तो उन्होंने अपनी सौतेली माँ मीन्स केशवराव भोसले की दूसरी बीवी जो उस घर में रहती थी, उसको पूछा कि हमारी माँ की तस्वीर कहाँ है। तो वो बोलती वो कहीं मिसप्लेस हो गई है। और वहाँ से एक इमोशनल झगड़ा शुरू होता है कि हमारी माँ का श्राद्ध है और हमारी माँ की तस्वीर यहाँ पे हाजिर नहीं है, हम पूजा कैसे करेंगे। तो वो जो सौतेली माँ के साथ स्टेप मदर के साथ जो तू मैं शुरू होती है वो बहुत आगे बढ़ जाती है और मामला यहाँ तक आ जाता है कि दोनों बेटे अपने बाप को बोलते हैं कि अनफ इज़ अनफ, बहुत हो गया अभी आप एक काम करो, हमें जो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें हमारा हिस्सा हमें दे दो, हम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से रहना चाहते हैं, हम ये और सब कुछ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और केशव भोसले बहुत गुस्से में आया क्योंकि देखा जाए तो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसमें बेटों का हिस्सा बनता है, जो जिस बिल्डिंग में रहते थे। लेकिन उसके अलावा जो केशव भोसले ने अपनी प्रॉपर्टी बनाई थी, कुछ दुकानें थी बड़े कैंप्स कॉर्नर जैसे पॉश एरिया में, वनपिंची रोड वाला जो बड़े बेटे को घर दिया वो भी शायद उसी का था। तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टी उसने अपने अपने दम पे या अपने पैसे से बनाई थी। तो उनमें बेटों का हक नहीं था, तो नहीं होता है कानून के हिसाब से। तो लेकिन वो जो 3 फ्लैट में थे उनमें से बेटों का और बेटी का हक बनता था, जो जिसकी डिमांड वो केशव भोसले से करते थे क्योंकि चाल उनके बाप दादा के टाइम पे थी। इस किस्म का कोई डिस्प्यूट उनका आपस में चलता रहा, बहस होती रही और इतने बढ़ गई कि केशव भोसले अपने रूम में जाता है, एक तलवार निकाल के लाता है और अपने बेटों पे अटैक करने के लिए निकलता है। लेकिन उसकी जो दूसरी वाइफ की जो बेटी थी, दुर्गा है जो बेटी, वो बहुत अक्लमंद थी, सियानी है। उसने अपने बाप को रोका कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अब तलवार छोड़ दीजिए और ये काम मत करो, आज जो पूजा का दिन है वो कीजिए, वायलेंस नहीं होनी चाहिए, चलो जो बहस होनी थी आपकी हो गई। तो इस किस्म की उस लड़की ने अपने बाप को रोका। उस रोकने के चक्कर में भोसले जो था केशव, उसको अपने आप को तलवार लग जाती है, वो थोड़ा जख्मी होता है। वो अपना खून देख के और गुस्से में आ जाता है, तलवार छोड़ के वो अपना रिवॉल्वर जो उसने पैंट के अंदर रखा होता है, वो लाइसेंस रिवॉल्वर था, पिस्टल था, जो रिवॉल्वर जो भी था, वो निकाल के वो अपने बेटों पे फायर करता है। जो छोटा बेटा था गणेश, उसके एक गोली पेट में लगती है, एक उसके सर में लगती है, वो जगह पे मर जाता है। दूसरे बेटे के 2 गोलियां लगती हैं, वो इंजर्ड हो जाता है बुरी तरह। दूसरे बेटे को भी 2 गोलियां लगती हैं उसके पेट में, और एक उसके जो मुंह पे लगती हैं, उसका जो जबड़ा था उसको डैमेज करके गोली निकलती है। तो वो खून खराबा देख के अड़ोसी पड़ोसियों को पता चलता है गोली चल गई, और शोर शराबा चीख चहाड़ा सुन के पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। तो जो मालाबार हिल जो पुलिस स्टेशन है, गामदेवी पुलिस स्टेशन उसको लगता है, उसके जो सीनियर थे वो स्टाफ वहाँ पे पहुँचता है। दोनों इंजर्ड को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन उनमें से एक को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, छोटे को, और बड़ा जो है वो इंजर्ड, उसका इलाज शुरू होता है। और केशव भोसले को पुलिस हिरासत में लेती है और उसके ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम लगता है। अब देखिए वो केस में काफ़ी शोर शराबा हुआ, प्रेस ने भी उछाला, केशवराव भोसले का पुराना उसका रिकॉर्ड भी सामने आया कि किस किस्म के काम करता था, राजभवन का केस भी सामने आया, उसके पहले पुलिस स्ट्राइक का केस सामने आया। तो मीडिया में एक गर्म मसाला मीडिया को मिला। उस समय टीवी भी बहुत ज़ोरों पे हुआ करते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत उसके चर्चे चले। तो ये छानबीन हुई कि उसके पास हथियार आया कहाँ से। मुंबई पुलिस ने जो उसका पहले जो सर्विस रिवॉल्वर कोई होगा वो कैंसिल किया हुआ था। तो बाद में मालूम पड़ा कि खेड़ का जो कलेक्टर था डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से उसने उस अपने नई वेपन का लाइसेंस बनाया था और उसमें किसी एक बड़े पॉलिटिकल लीडर ने उसकी सिफारिश की थी। उसने पॉलिटिकल लीडर होने के बेस पे
वो लाइसेंस दोबारा वहाँ खेड़ से लिया, तो वो लाइसेंस वेपन से गोलियां चलाई। तो खैर, तो डिमांड हुई कि इस केस का जो सुनवाई है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए। तभी अभी में 2-3 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो थी वो बन चुकी थी। जो सेंसिटिव और इस किस्म के सीरियस केसेस होते थे उनकी सुनवाई उन फास्ट ट्रैक कोर्ट में होती थी, जहां 1.5-2 साल में अक्सर फैसला आ जाया करता था, जबकि नॉर्मल सेशन कोर्ट में इस किस्म के केसेस के 20-20 साल लग जाते हैं सुनवाई होते होते। तो वही हुआ। 2009 में चार्जशीट फाइल होने के बाद जो शिवड़ी एक इलाका है मुंबई में, वहाँ पे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट थी उसमें केशवराव भोसले के ऊपर मर्डर का केस शुरू होता है। अब देखिए, केस चलते 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 एक एक करके उसकी फैमिली के सारे गवाह जिनके सामने सब हुआ था वो हॉस्टाइल हो गए। सब ने अपनी जो पहली स्टेटमेंट्स थी पुलिस को दी हुई उससे मुकर गए। और मुझे अभी बराबर वो केस का मैं ढूंढ रहा था, उसकी फाइल कहीं मिली नहीं। उसमें सब ने ये कुछ और बहाने लगाए कि वो गोलियां गलती से चल गई या कुछ और इस किस्म का, लेकिन किसी ने भी केशव भोसले को पिन पॉइंट नहीं किया कि इसने गोली चलाई थी और इसकी गोली से मरे। तो जब विटनेस ही हॉस्टाइल हो गए और उसमें काफ़ी प्रेशर भी था पुलिस के ऊपर, कुछ पुराने जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, पुलिस ने भी इतना कोई ज़्यादा उस केस में ज़ोर नहीं दिया। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि इतना क्लियर कट मर्डर जो हुआ वो इसलिए छूट जाए आरोपी कि जो उसके गवाह है वो हॉस्टाइल हो गए। पुलिस के पास तो और बहुत किस्म की इन्वेस्टिगेशन होती है। वो गोलियों की फोरेंसिक जांच हुई होगी, और जो गोलियां वहाँ से उसकी बॉडी से रिसीव हुई उनकी और जो खाली एम्प्टीज मिली थी उनका मिलाप हुआ होगा। रिवॉल्वर पे, वेपन पे उसके फिंगरप्रिंट मिले होंगे। तो बहुत कुछ होता है, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि किसी ने भी ये कोई इस किस्म की बात नहीं की कि ये प्रॉपर इसमें इन्वेस्टिगेशन होने के बाद प्रॉपर इंसाफ मिला किया जाए। तो वो सब गवाहों के अभाव में वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में काफ़ी बहस चली और अंत में 2010 के एंड के करीब, तकरीबन 1.5 साल के करीब के बाद केशवराव भोसले को बरी कर दिया जाता है, क्लियर्ड ऑफ ऑल चार्जेस, कि इसने कुछ नहीं किया, जैसिका को किसी ने नहीं मारा। तो इस किस्म की बात वो होने लगी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट तो है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। वो भी बहुत बड़ी बहस हुई, टीवी पे डिबेट हुए, अखबारों में आर्टिकल लिखे गए। तो ये किस्सा था उस केशवराव भोसले का। तभी उसकी उम्र तकरीबन 65-66 साल के करीब हो गई थी। तो शायद उम्र का तकाजा भी कोर्ट ने देखा होगा कि इस उम्र में अगर इसको सज़ा होती है तो कुछ एनी थिंग, लेकिन वो जो इंसाफ मिलना चाहिए था वो इस केस में नहीं हुआ। और मेन कारण उसका यही था कि जो बाकी के फैमिली मेंबर थे उनके ऊपर भी इंसाफ से ज़्यादा जो प्रॉपर्टी का लालच था वो भारी था। उनको लगा कि अगर केशवराव भोसले जेल में चला जाता है, उम्र कैद की सज़ा होती है, जब फांसी की सज़ा होती है, तो जो प्रॉपर्टी के लिए इतना बड़ा ये खून हुआ, एक आदमी इंजर्ड हुआ, वो किसी के हिस्से में नहीं मिलेगी और बहुत लीगल बैटल्स लड़नी पड़ेंगी। तो फिर जिस प्रॉपर्टी के लिए ये बवंडर हुआ वो प्रॉपर्टी तो फिर भी नहीं मिलेगी किसी को। तो जैसे कहते हैं कि फैमिली में आपस में उन्होंने ये सोचा कि इस मामले को यहीं दबाया जाए। और ये भी हो सकता है कि शायद भोसले ने अपने मेंबर्स को बोल दिया हो कि ठीक है, मैं आपको प्रॉपर्टी दे दूंगा, बांट लेते हैं। तो कोई ना कोई समझौता कानून के साथ भी हुआ, आत्मा के साथ भी हुआ, इंसाफ के साथ भी हुआ। और उस समझौते के बीच में केशवराव भोसले की उस केस में जान बची। ये किस्सा था उस शख्स का जो एक ऑर्डिनरी लोअर रंग कांस्टेबल था, एक सिपाही था मुंबई पुलिस में, और उसने अपनी उस से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक स्मगलिंग के थ्रू, पॉलिटिकल क्लाउड के थ्रू स्मगलिंग की, पैसा कमाया और मर्डर केस से बरी हुआ। ये कहानी थी केशवराव भोसले की। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे।
तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।